नमस्कार दोस्तों, ओमनी सेंचुरल में आपका स्वागत है। जी हाँ, हिस्टोरिकल फैक्ट्स के तहत जो है आप इस वीडियो में मध्यकालीन भारत, प्राचीन भारत और आधुनिक भारत के बहुत सारे ऐसे प्रश्नों को देखेंगे जो कि आप शायद किताब में खोजेंगे भी तो नहीं मिलेगा, क्योंकि ये सामान्य तरह का प्रश्न नहीं है। तो बहुत ही अच्छी जानकारी मिल सकती है और विभिन्न परीक्षाओं खासकर यूपीपीएससी या यूपीएससी या बीपीएससी या जितने सारे पीसीएस के एग्ज़ाम होते हैं या जहाँ कहीं भी अगर आप सामान्य तरह की जानकारी चाहते हैं, तो यहाँ से मिल सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप नए हैं, तो चैनल को जो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल का नाम ओमनीसेंट है और घंटी को दबाइए। जी हाँ दोस्तों, ये घंटी जो इसको दबाने से आपको वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिलेगी, वीडियो कब-कब आता है। तो वन लाइन क्वेश्चन आंसर है, यानी कि एक लाइन की वस्तुनिष्ठ सवाल और जवाब मिलने वाले हैं। तो पहले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए, कलहन, ठीक है? कलहन की र राज तरंगिणी कलहन की राज तरंगिणी के अनुसार कश्मीर में अशोक का उत्तराधिकारी हुआ कौन? अशोक यानी मौर्य साम्राज्य, है ना? तो राज तरंगिणी के अनुसार कलहन ने एक किताब लिखा, रचना किया। इसका नाम राज तरंगिणी, 11वीं शताब्दी का है ये। और ये मतलब कश्मीर में कहा जा रहा है कि कश्मीर में अशोक का उत्तराधिकारी कौन हुआ? ये ठीक है? तो ये है जालौक। जालौक नाम का जो है उसका उत्तराधिकारी था, अशोक का उत्तराधिकारी। नेक्स्ट जो है बिहार में, बिहार के गया जिले में स्थित नागार्जुनी पहाड़ी पर आजीवक संप्रदाय के साधुओं के निवास के लिए गुफाएं निर्मित करवाई थी किसने? ठीक है, किसने ये करवाई थी निर्मित? तो आप बताइए, अगर जानते हैं तो, अगर है जानकारी थोड़ा सा तो जरूर कह सकते हैं। देखिए, ये जो है दोस्तों दशरथ ने कब बनवाई थी? दशरथ ने बनवाया था। ठीक है, दशरथ ने। नेक्स्ट जो है कि अशोक के एक उत्तराधिकारी शासक सालिसुख, ठीक है, एक उत्तराधिकारी शासक है सालिसुख का विवरण धूर्त एवं झगड़ालू शासक के रूप में मिलता है। यानी सालिसुख जो है धूर्त भी है और झगड़ालू शासक के रूप में मिलता है। ये कौन है? धूर्त और शालिसुख मतलब कि झगड़ालू। तो ये गार्गी संहिता में मिलता है। और शालिसुख है अशोक का उत्तराधिकारी के। यहाँ तो आपने देखा जालौक को देखा, दूसरा यहाँ शालिसुख के बारे में आप जान रहे हैं। तो ये सब आपको बुक्स में आप खोजते रहेंगे, मिलने से रहा। और तो ये जानकारी आपको मिल रही है यहाँ पर, तो इसे अच्छे से याद रखिए, कॉपी पे भी नोट कर सकते हैं। अब देखिए, मौर्य काल में मंत्री परिषद के सदस्यों को वार्षिक वेतन मिलता था, ठीक है? इसकी चर्चा मैंने पिछले वीडियो में भी किया था। तो ये जो है 12,000 पन। अब देखिए, 3 ऐसे थे पुरोहित, सेनानी, है ना? और एक, ठीक है? 3 ऐसे जो मंत्रिपरिषद के सदस्य हैं, उनको 48,000, ठीक है? 48,000 वार्षिक पन भी मिलता था। तो ये किया, लेकिन बाकी सदस्यों को 12,000 पन। नेक्स्ट जो है, अर्थशास्त्र के अनुसार राजवृत्ति 3 प्रकार की होती है। अर्थशास्त्र के अनुसार राजवृत्ति 3 प्रकार की होती है। ये है प्रत्यक्ष, परोक्ष और अनुमेय। प्रत्यक्ष, परोक्ष और अनुमेय। अर्थशास्त्र में राज्यवृत्ति 3 प्रकार की होती है, प्रत्यक्ष, परोक्ष और अनुमेय। अगला देखिए, मौर्य प्रशासन के अंतर्गत देश के उद्योग धंधों का प्रधान निरीक्षक कहलाता था। मौर्य प्रशासन के अंतर्गत कौन कहलाता था? मौर्य प्रशासन के अंतर्गत देश के उद्योग धंधों के का प्रधान निरीक्षक कहलाता था। तो ये है कर्मांतिक। कर्मांतिक जो है उद्योग धंधों का प्रधान निरीक्षक कहलाता था। नेक्स्ट है मौर्य पदाधिकारियों जिन्हें अध्यक्ष कहा गया है। मौर्य पदाधिकारियों जिन्हें अध्यक्ष कहा गया है, इन अध्यक्षों को यूनानी लेखक कहते थे क्या? इन अध्यक्षों को यूनानी लेखक कहते थे मजिस्ट्रेट। मजिस्ट्रेट कहते थे, ठीक है? अध्यक्ष कहा गया और यूनानी लेखक इसे मजिस्ट्रेट कहते थे। नेक्स्ट जो है, मौर्य काल में सिंचाई कर निर्धारित था। उपज का, जी हाँ, उपज का 1/5 से 1/3 तक, यानी कि उपज का 1/5वां हिस्सा से
1/3 हिस्सा जो है मौर्य काल में सिंचाई कर निर्धारित था। नेक्स्ट जो है, मौर्य काल में व्यापारिक मार्गों का अध्यक्ष कहलाता था। व्यापारिक मार्गों का अध्यक्ष कहलाता था मौर्य काल में कौन? तो ये देखिए, ये जो है संस्थाध्यक्ष, मौर्य काल में व्यापारिक मार्गों का अध्यक्ष संस्थाध्यक्ष कहलाता था। नेक्स्ट है कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय काठियावाड़ प्रांत का राज्यपाल बनाया गया था। किसे बनाया गया था चंद्रगुप्त मौर्य के समय? तो ये पुष्यगुप्त वैश्य को बनाया गया था। पुष्यगुप्त वैश्य को काठियावाड़ प्रांत का जो है राज्यपाल बनाया गया था। मेगस्थनीज के जिले के अधिकारियों को, मेगस्थनीज जिले के अधिकारियों को कहता है, क्या कहता है? तो एग्रोनोमोई जिले के अधिकारियों के डीएम, जो आज के समय है उनको डीएम है ना, एग्रोनोमोई उस वे कहते थे, आज डीएम कहलाते हैं। अर्थशास्त्र, यूनानी प्रमाणों के अनुसार मौर्य काल में कृषि की आय पर कर देना पड़ता था। कृषि की आय पर अर्थशास्त्र और तथा यूनानी प्रमाणों के अनुसार कितना 25% तक जो है वो एग्रीकल्चर टैक्स जो है देना पड़ता था। यानी कृषि पर आय पर कर जो पड़ता था 25% तक था। नेक्स्ट जो है, ये जो है दोस्तों, ये प्रश्न है पृथक, जी हाँ, पृथक शिलालेखों जिनमें अशोक अपने नगर व्यवहारिकों को आदेश देता था कि वे बिना उचित कारण के किसी को कैद अथवा शारीरिक यातना न दे। कौन सा ऐसा अभिलेख है? तो ये जो आंसर है इसका उत्तर जो है दोस्तों धौली और जौगढ़। जौगढ़ में जो है ये पृथक शिलालेख है जिनमें धौली और जौगढ़ में अशोक अपने नगर व्यवहारिकों को आदेश देता है कि बिना उचित कारण के किसी को कैद अथवा शारीरिक यातना न दे। नेक्स्ट है तो अशोक ने अपने शासन काल में सूचना देने वाले अधिकारी नियुक्त किए जिन्हें क्या कहा जाता था? जी हाँ, तो प्रतिवेदक। जी हाँ, प्रतिवेदक कहा जाता था, जो कि सूचना देते थे कि भाई नियुक्त है ना, शासन काल में सूचना देने वाले अधिकारी को, जो आज भी है दोस्तों सूचना पदाधिकारी है, तो है ना, अब एक नया कानून के अनुसार, तो ये अशोक के समय भी था। नेक्स्ट है दोस्तों वह ग्रंथ जिसमें वार्ता, वार्ता माने कृषि, पशुपालन और वाणिज्य को शूद्रों का वर्ण धर्म बताया गया। वह ग्रंथ जिसमें वार्ता, यानी वार्ता के अंतर्गत कृषि, पशुपालन और वाणिज्य है को शूद्रों का वर्ण धर्म बताया गया है। तो ये है गौतम धर्म सूत्र में, गौतम धर्म सूत्र ग्रंथ में वार्ता को शूद्रों का वर्ण धर्म बताया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि शूद्रों को भी संपत्ति रखने का अधिकार है। ये उल्लेख किसमें मिलता है? शूद्रों को संपत्ति रखने का अधिकार है, तो ये मनुस्मृति में उसका अधिकार दिया गया है कि भाई संपत्ति रख सकते हैं शूद्र। नेक्स्ट, किसने भारतीयों द्वारा श्वेत चमड़े के जूते पहने जाने का उल्लेख किया है? भारतीयों द्वारा, किसने? भारतीयों द्वारा, यानी भारतीय जो है श्वेत चमड़े के जूते पहनते थे जो काफी सुंदर होते थे, ये किसने कहा है? तो उत्तर है एरियन। जी हाँ, एरियन। एरियन ने भारतीय द्वारा श्वेत चमड़े के जूते पहने जाने का उल्लेख किया जो काफी सुंदर होते थे, एरियन ने। नेक्स्ट है तो अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य काल में ब्याज की दर वार्षिक होती थी। मौर्य काल में ब्याज की दर जो है एनुअल होती थी, जो कि 15% तक था, यानी 15% होती थी एनुअल टैक्स। स्तूप का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है, स्तूप का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में। स्तूप का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। नेक्स्ट है बोध गया से अशोक के समय की एक वेदिका मिली है। ठीक है, बोध गया से अशोक के समय की एक वेदिका मिली है जिसे कहा गया है, क्या कहा गया है? तो बोधि मंड कहा गया है। बोधि मत, बौद्धित्व नहीं, बोधि मंड कहा गया है। एक वेदिका मिला जिसको बोधि मंड कहा गया। मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या कर नए शुंग वंश की स्थापना की। मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ थे की हत्या कर नए वंश शुंग वंश की स्थापना की। ये किसने की है? तो पुष्यमित्र शुंग ने, यानी कि मौर्यों के बाद
शुंग वंश, मौर्य वंश के बाद जो है शुंग वंश आया और बृहद्रथ लास्ट था मौर्य वंश का शासक, जिसे जो है पुष्यमित्र शुंग ने मतलब तख्ता पलट करके ये कर लिया। नेक्स्ट जो है पुष्यमित्र द्वारा बृहद्रथ की हत्या मौर्य की सेनाओं को निरीक्षण करते समय किया, इसका उल्लेख किया गया है कि पुष्यमित्र जो ने बृहद्रथ की हत्या कब की, कि मौर्य के सेनाओं का निरीक्षण कराते हुए, वो खुद करा रहा था, निरीक्षण कराते हुए जो है उसकी हत्या कर डाली। इसका उल्लेख किया गया है हर्षचरित बाणभट्ट द्वारा जो लिखा गया हर्षचरित में किया गया है। नेक्स्ट जो है नेक्स्ट है कि शुंग शासकों की राजधानी थी। शुंग शासकों की राजधानी क्या थी? शुंग शासकों की राजधानी विदिशा थी, मध्य प्रदेश की विदिशा शुंग शासकों की राजधानी थी। नेक्स्ट है कलिंग नरेश खारवेल। कलिंग नरेश खारवेल अपने प्रसिद्ध हाथियों की सहायता से पुष्यमित्र शुंग को 161 ईस्वी पूर्व में हराया। ठीक है, कलिंग नरेश खारवेल ने प्रसिद्ध हाथियों की सहायता से पुष्यमित्र शुंग को 161 ईस्वी पूर्व में हराया। इसका उल्लेख कहाँ मिलता है? तो इसका उल्लेख जो है स्मिथ ने इसका उल्लेख स्मिथ ने किया है। तो दोस्तों जैसे कि देख रहे हैं कि पुष्यमित्र शुंग ने अपने शासनकाल में 2 अश्वमेध यज्ञ संपन्न करवाया। इसका उल्लेख कहाँ मिलता है? तो ये जो है अयोध्या शिलालेख में मिलता है। अयोध्या शिलालेख जिसमें 2 अश्वमेध यज्ञ का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट जो है तो प्रश्न, जो अगला प्रश्न हमारा है कि पुष्यमित्र शुंग के अश्वमेध यज्ञ के पुरोहित थे। पुरोहित अश्वमेध यज्ञ के पुरोहित थे, ये पतंजलि। पतंजलि जो थे यज्ञ, 2 योग्य गुरु थे, वही थे पुष्यमित्र शुंग के अश्वमेध यज्ञ के पुरोहित। अगला प्रश्न है कि पुष्यमित्र सिंह ने अशोक द्वारा बनवाए गए 84,000 स्तूपों को नष्ट कर दिया। इसका उल्लेख कहाँ किया गया? पुष्यमित्र शुंग ने अशोक द्वारा बनवाए गए 84,000 स्तूपों को नष्ट कर दिया। इसका उल्लेख किया है स्मिथ, घोष और मजुमदार आदि विद्वानों ने, लेखकों ने, कि 84,000 स्तूप को नष्ट कर दिया था पुष्यमित्र सिंह ने। नेक्स्ट जो है तो ये हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, पुष्यमित्र शुंग ने पाटलिपुत्र में स्थित बिहार को 3 बार नष्ट करवाने का प्रयत्न किया। पुष्यमित्र सिंह ने पाटलिपुत्र स्थित बिहार को 3 बार नष्ट करवाने का प्रयत्न किया और इसका प्रयत्न किया, पर तीनों ही बार भयानक आकाशवाणी होने के कारण असफल रहा। ये ककुटराम बिहार को समाप्त कर मतलब नष्ट करने का प्रयास किया, लेकिन तीनों बार जो है भविष्यवाणी होने के कारण ये ऐसा नहीं कर पाया। नेक्स्ट जो है पुष्यमित्र शुंग बौद्ध धर्म का प्रबल समर्थक था। पुष्यमित्र सिंह बौद्ध धर्म का प्रबल समर्थक था, किसके विवरणों से प्राप्त होता था? तो ये दिव्य वरदान और तारानाथ के विवरणों से प्राप्त होता था। ठीक है, होता है। नेक्स्ट है तो पुष्यमित्र शुंग बौद्ध धर्म का विरोधी था, ऐसा मानना है किसका? कि एक तो मानते हैं दिव्य वरदान में और तारानाथ द्वारा दिए के विवरणों से प्राप्त होता है कि भाई पुष्यमित्र जो है वो बौद्ध धर्म का प्रबल समर्थक था, जबकि दूसरे में कहा जा रहा है कि विरोधी था बौद्ध धर्म का। ये राम चौधरी त्रिपाठी, नीलकंठ शास्त्री जैसे विद्वान मानते हैं, जैसे लेखक मानते हैं। नेक्स्ट है अगला प्रश्न कि भरहुत के स्तूप एवं वेदिकाएं जिन पर सुग सुगनमरजे सुगन है ना, सुगनमरजे लेख उत्कीर्ण है, निसंदेह शुंग काल में निर्मित किए गए का उल्लेख किया गया है। ये है जो है दोस्तों राम शंकर त्रिपाठी ने किया है इसका उल्लेख। मगध में प्रथम ब्राह्मण राज्य स्थापित करने एवं ब्राह्मण धर्म का पुनरुद्धार का श्रेय किसे दिया जाता है? मगध में
तो ये पुष्यमित्र शुंग को जाता है, पुष्यमित्र शुंग को ही जाता है। प्रथम ब्राह्मण राज्य स्थापित करने का या ब्राह्मण धर्म को पुनरुद्धार का श्रेय पुष्यमित्र शुंग को जाता है। नेक्स्ट है महाभारत के शांति और अश्वमेध पर्व, 18 पर्व है ना, इसमें शांति और अश्वमेध पर्व का विस्तार इसी काल में हुआ। इस काल में यानी हुआ, यानी महाभारत कई दौर में लिखे गए। तो ये मनुस्मृति में ऐसा उल्लेख मिलता है कि भाई इसी काल में हुआ, जैसे मतलब पुष्यमित्र शुंग के काल में हुआ। नेक्स्ट समझ रहे हैं? अगली बात है तो शुंग काल गुप्त वंश के स्वर्ण काल का पूर्वगामी काल था। यानी जो शुंग काल है, जो गुप्त है, तो गुप्त वंश का जो स्वर्ण काल है उसका पूर्वगामी, उसके पहले का काल है शुंग काल। और ये दोस्तों प्रोफेसर शम्यनाथ अय्यर द्वारा इसका उल्लेख किया गया, विवरण दिया गया है, बताया गया है। बौद्ध स्तूपों में लगे लकड़ी के जंगल जंगले और पत्थर के जंगले में बदल दिए गए। ठीक है, मतलब बौद्ध स्तूपों में लकड़ी के जंगले पत्थर के जंगले में बदल दिए गए तथा एक भव्य पत्थर के द्वार का निर्माण किया गया। भव्य पत्थर का निर्माण किया गया, ये शुंग काल में ही किया गया। यानी जो लकड़ी के जंगल बौद्ध स्तूप में जो लकड़ी के जंगले थे उसको पत्थर के जंगले के रूप में बदल दिया गया, ये शुंग काल में भी निर्माण हुआ। नेक्स्ट है पूना के निकट भज नामक स्थान पर स्थित एक विहार का निर्माण किया गया। पूना के निकट भज नामक स्थान पर बिहार का निर्माण किया गया शुंग काल में। नेक्स्ट है दोस्तों बेसनगर स्थित गरुड़ स्तंभ तत्कालीन पहला प्रस्तर स्तंभ था, जो वो ब्राह्मण धर्म से संबंधित था, निर्मित हुआ है। तो ये जो है शुंग काल में ही ये ऐसा हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों ये था खासकर जो है आपने देखा कि मौर्य वंश और शुंग वंश से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न थे। तो इस वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी को दबाएं। आने वाले वीडियो के लिए वीडियो पसंद है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम यानी कि सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, सबसे उपयोगी होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।